नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। 3 जनवरी 2026, एक तारीख जिसने ना पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में एक भूचाल सा ला दिया था। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की, एक ऐसी घटना जिसने सच में दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, दुनिया सुबह उठती है और खबर मिलती है कि एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को, मतलब जो अभी पद पर हैं, उन्हें एक फॉरेन मिलिट्री रेड में पकड़ लिया गया है। 3 जनवरी 2026 को ठीक यही हुआ। तो आखिर ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था क्या, जिसने सच में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था? तो चलिए सबसे पहले उस घटना पर चलते हैं जिसने इस पूरे ऑपरेशन को, कह सकते हैं, शुरू किया। और ये सब हुआ वेनेजुएला की राजधानी कराकस के एकदम बीचों बीच। तो इस ऑपरेशन का जो सबसे चौंकाने वाला और सीधा सीधा जो नतीजा निकला, वो था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी। मतलब ये एक ऐसा कदम था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इतने बड़े और इतने डेयरिंग ऑपरेशन के पीछे आखिर था कौन? आइए जरा देखते हैं कि इस मिशन की प्लानिंग किसने की और कौन कौन सी ताकतें इसमें शामिल थीं। देखिए, इस ऑपरेशन का जो स्केल था ना, वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। इसे लीड कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इसमें सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि अमेरिका की नेवी, एयरफोर्स, मरीन और आर्मी की जो एलीट डेल्टा फोर्स है वो, और साथ ही CIA और FBI जैसी बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां भी शामिल थीं। मतलब ये एक बहुत बड़ा और पूरी तरह से प्लान किया गया एफर्ट था। और देखिए, उनका निशाना सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस तक ही लिमिटेड नहीं था। उन्होंने काराकस के जो मेन मिलिट्री बेस थे, जैसे फोर्ट ट्यूना और ला कार्लोटा, उन्हें भी टारगेट किया। इसका मकसद साफ था, ताकि वेनेजुएला की सेना किसी भी तरह का कोई जवाबी हमला कर ही ना पाए। अब देखिए, हर बड़े इंटरनेशनल इवेंट की तरह इस सिक्के के भी दो पहलू थे। मतलब इस ऑपरेशन की भी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक तरफ अमेरिका का जस्टिफिकेशन और दूसरी तरफ वेनेजुएला का जोरदार रिएक्शन। चलिए दोनों को समझते हैं। अमेरिका का तर्क ये था कि प्रेसिडेंट मादुरो नार्को टेररिज्म, मतलब ड्रग्स के धंधे से आतंक फैलाना, ड्रग ट्रैफिकिंग और खतरनाक हथियारों के कारोबार में शामिल थे, और इसी वजह से ये एक्शन जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला ने इन सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे एक अपहरण कहा और अपने देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। वेनेजुएला की जो उस वक्त की वाइस प्रेसिडेंट थीं, डेल्सी रॉड्रिगेज, उन्होंने इसे बस एक शब्द में समेट दिया, अपहरण। ये एक शब्द ही अपने आप में काफ़ी था, ये बताने के लिए कि उनका देश कैसा महसूस कर रहा है और इंटरनेशनल स्टेज पर उनका स्टैंड क्या है। तो इस पूरे ऑपरेशन का काराकस पर आखिर असर क्या हुआ? मतलब इसका पॉलिटिकल और ह्यूमन कॉस्ट क्या था? आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, किसी भी मिलिट्री एक्शन की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत होती है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में करीब 100 सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। ये नंबर छोटा नहीं है। ये उस दिन की पूरी ट्रेजेडी की एक बहुत गंभीर याद दिलाता है। पॉलिटिकल लेवल पर जो उथल पुथल मची, वो बहुत तेजी से हुई। प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद, यानी 5 जनवरी 2026 को, वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने देश की कमान संभालने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति, मतलब इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ले ली। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि ये था क्या? क्या ये आतंकवाद से लड़ने के लिए एक जरूरी कदम था, या फिर किसी देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन? इस एक घटना ने ना इंटरनेशनल लॉ और दखलंदाजी के नियमों पर इतने गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब शायद आज भी दुनिया ढूंढ रही है।